बच्चों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी अपने पिछले वीडियो में अर्थ प्रकरण पर चर्चा किया था। आज हम उसके शेषांश को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। बच्चों, हम सभी अपने अपने घरों में इस समय लॉकडाउन की वजह से रह रहे हैं और ऐसे में चूंकि शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा संचालित हो रही है, आपके क्लासेस शुरू हो गए हैं। भले ही हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने क्लासरूम में नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारी शिक्षा, हमारे ज्ञान आदान प्रदान एक दूसरे के लिए हो रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आपको कहीं से कोई भी परेशानी अगर होती है तो आप अपने विद्यालय के ग्रुप के माध्यम से हमें जरूर सूचित करें। हम आपकी समस्या को निश्चित रूप से सुलझाने का प्रयास करेंगे और घर में रहते हुए भी अपने संबंधों को निश्चित रूप से आप कायम रखें, क्योंकि कहा गया है कि वो मेरे घर नहीं आता, वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। बुरे अच्छे हों जैसे भी हों, मगर किसी को साथ दुनिया से कोई लेकर नहीं जाता। जो कुछ है यहीं छूट जाता है, यहीं रह जाता है। व्यक्ति अपने आचरण, संस्कार और ज्ञान के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श रूप स्थापित करता है। जब कोई बीज धरती में दब जाता है तो वह भविष्य में एक बड़े वृक्ष के रूप में आने के लिए तैयारी कर रहा होता है। तो निश्चित रूप से यह जो संक्रमण काल चल रहा है, यह आपदा का समय चल रहा है, इसमें भी हम लोग अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के बारे में तैयार हो रहे हैं और बड़े मनोयोग से, बड़े ध्यान से हम अपने कर्मों में जुटे हुए हैं। तो बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में अर्थ की परिभाषा, अर्थ का स्वरूप एवं अर्थ की प्रतीक, इस प्रकरण पर मैंने चर्चा किया था। आज हम देखते हैं अर्थ निर्णय के साधन। कभी कभी हम दुविधा में पड़ जाते हैं, इसका क्या अर्थ होगा। तो हम कैसे निर्णय ले कि अमुक शब्द का यही अर्थ निश्चित तौर पे होगा। तो आज हम अर्थ निर्णय के साधनों पर चर्चा कर रहे हैं और यह आशा करते हैं कि निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को देख करके लाभान्वित होंगे। अर्थ निर्णय के बारे में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने कुछ बिंदुओं को बताया है कि इन बिंदुओं के माध्यम से हम अर्थ का निर्णय लेते हैं। जैसे पहला उन्होंने बताया है वक्ता के भेद से अर्थ भेद हो जाता है। दृष्टांत के लिए जैसे शाम हो गई है, इससे भक्त पूजा का समय, खिलाड़ी खेलने का समय, सिनेमा प्रेमी सिनेमा का समय आदि अर्थ लगा लेते हैं। दूसरा, श्रोता या बोद्धा, इसके माध्यम से कैसे हम अर्थ का निर्णय लेते हैं। यदि किसी पराधीन राष्ट्र के व्यक्ति से यह कहा जाए कि पराधीन सुख सपने नाही, तो श्रोता को यही अर्थ लगाना चाहिए कि उसे स्वतंत्र होना ही चाहिए। तीसरा, वाक्य प्रयोग के माध्यम से कैसे अर्थ का निर्णय लिया जाता है। वाक्य में प्रयोग से शब्द का अर्थ भिन्न हो जाता है। जैसे अपि कुशलम, इसका अर्थ क्या होता है, आप सकुशल तो हैं, जबकि
अपि का अर्थ होता है भी, पर यहां प्रश्नार्थक है। इसी प्रकार अगर देखा जाए, आपने खाना खा लिया है न, यहां पर न निषेधार्थक न होकर विध्यर्थक है। चौथे को हम देखते हैं, वाच्य। वाच्य मतलब वक्तव्य। कई शब्दों के अर्थ का निर्णायक वाच्य ही होता है। जैसे 4 दिना की चांदनी, फिर अंधेरी रात। यहां पर वाच्यार्थ ही नहीं स्वीकार किया जाएगा, अपितु यहां यह देखना होगा कि वक्ता कहना क्या चाहता है। यहां पर वक्ता यह कहना चाहता है कि संसार में किसी का भी समय एक समान सदैव नहीं रहता है, अतः यहां अर्थ का आधार वाच्य ही है। अब हम अगले बिंदु के ऊपर दृष्टि डालते हैं। प्रकरण। प्रकरण के द्वारा कैसे अर्थ का निर्णय लिया जाता है। प्रसंग से जहां अर्थ भेद होता है, यह प्रकरण का प्रभाव जहां अर्थ पर पड़ता है। जैसे सूर्योदय हो गया, इसका अर्थ क्या होगा? बच्चों उठो, सूर्य निकल गया है, सूर्य का उदय हो गया है। किसान खेत पर जाओ आदि। सूर्य उदय से मतलब सूर्य उदय का अर्थ यहां इस प्रकार से लिया जाएगा कि सूर्य का उदय हो गया है, बच्चों उठ जाओ, काम पर लग जाओ, किसान खेत में जाओ। इस सब का अर्थ प्रकरण के ऊपर निर्धारित होता है। अगले बिंदु के ऊपर नजर डालते हैं। देश। स्थान विशेष के आधार पर भी अर्थ का निर्णय लिया जाता है। जैसे घंटी बज गई, इसका आशय क्या हुआ? स्कूल में छुट्टी हो गई। घर पर अगर है, कॉल बेल बजने का आशय कि कोई मेहमान आया है। घर पर कॉल बेल बजने की सूचना और स्टेशन पर गाड़ी आने की सूचना देता है। अगले बिंदु पर नजर डालते हैं। काल। यहां काल से तात्पर्य समय विशेष से है। समय विशेष भी अर्थ निर्णय में सहायक होता है। जैसे मैं जा रहा हूं। यदि इस वाक्य को कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर लेटा हो और वह कहे कि मैं जा रहा हूं, इसका जो अर्थ निकलेगा वह क्या होगा कि अब वह इस संसार को छोड़ करके जा रहा है। और यदि इसी वाक्य को कोई सामान्य व्यक्ति कहे कि मैं जा रहा हूं, तो इसका अर्थ यह होगा कि अब वो इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहा है। अब हम अगले बिंदु पर नजर डालते हैं। व्यंग का मतलब होता है, व्यंग का अर्थ होता है वक्रोक्ति। इससे अर्थ में अंतर आता है। जैसे आप खूब आए। अब इसका अर्थ क्या होगा कि आप आने को कहे थे लेकिन आप आए नहीं। अगले बिंदु पर हम नजर डालते हैं। चेष्टा। चेष्टा से तात्पर्य है शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से। इसे विद्वानों ने आंगिक भाषा माना है। बिहारी की नायिकाएं तो भरे हुए भवन में नेत्रों की भाषा से सारी बातों को कर लेती थी। तो ये बच्चों था हमारा अर्थ निर्णय के साधन। उपर्युक्त इन साधनों के माध्यम से भी अर्थ का निर्णय लिया जाता है, जिससे हमें अर्थ को समझने में सुगमता होती है, सरलता होती है और बड़े ही आसानी से हम किसी भी वाक्य के अर्थ को समझ जाते हैं। अब देखते हैं कि कहां कहां अर्थ का विस्तार होता है और कहां अर्थ का संकोच होता है। तो अर्थ विस्तार क्या है और अर्थ संकोच क्या है? पहले हम देखते हैं कि अर्थ विस्तार किसे कहते हैं, कैसे अर्थ विस्तृत रूप ले लेता है। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है कि जब शब्दों का अर्थ सीमित और संकुचित क्षेत्र से निकलकर अधिक विस्तृत एवं व्यापक हो जाता है, तब उसे हम अर्थ विस्तार की संज्ञा देते हैं। दृष्टांत के लिए जैसे देखा जाए, एक शब्द है कुशल।
पूर्व में कुशल शब्द का अर्थ था कुशान लाति, कुशों को लाना। कुश एक प्रकार की घास होती है और कुश का अग्रभाग बड़ा तीक्ष्ण होता है, उससे हाथ को कटने की संभावना रहती है। अतः कुश को ले आना अत्यधिक चतुराई से परिपूर्ण कार्य था, इसलिए तीक्ष्ण बुद्धि को कुशाग्र कहा जाता है। यह शब्द धीरे धीरे कुश लाना अपने मूल अर्थ को छोड़कर चतुरता और निपुणता का अर्थ देने लगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसमें अर्थ विस्तार हो गया। जिस कुशल शब्द को पहले हम कुश को ले आने में अर्थ लगाते थे, आज वह कुशल शब्द चतुराई और निपुणता जैसे शब्द के अर्थ को देने लगा है। यहां पर क्या हुआ, अर्थ विस्तार हो गया। और दूसरा शब्द है प्रवीण। प्रवीण का पूर्व में जो अर्थ था प्रकृष्टो वीणायाम, अर्थात वीणा वादन में निपुण। अब यह शब्द वीणा वादन की निपुणता को छोड़कर केवल निपुण या दक्ष अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। इसमें भी अगर देखा जाए तो अर्थ विस्तार हो गया। जैसे कृषि कर्म में प्रवीण, यह साहित्य या दर्शन में प्रवीण है, यह कला में प्रवीण है। तो यह जो प्रवीण मूल शब्द था जिसे हम केवल वीणा वादन में प्रयुक्त करते थे, अब वह अपने तो प्रवीण में भी अर्थ विस्तार हुआ। अगले बिंदु को देखते हैं। जैसे तेल, सबसे पहले तिल का तेल द्रव निकलता था, उसके आधार पर तैल हो गया तेल। यहां पर इसका अर्थ विस्तार हुआ। अब यह तेल या द्रव मात्र के लिए प्रयुक्त होने लगा। सरसों का तेल, ठंडा तेल इत्यादि के नाम से यहां भी अर्थ का विस्तार हुआ। अगला शब्द है महाराज। यह शब्द राजा या महाराजा के लिए था। अब इसका इतना अर्थ विस्तार हुआ कि भद्र पुरुष को महाराज कह सकते हैं। महाराज रसोइया के अर्थ में बहुत प्रचलित है। वैसे एक दूसरा शब्द है गौशाला या गोष्ठ। गायों के रहने के स्थान को गौशाला या गोष्ठ कहते हैं। उसमें गाय, भैंस, बैल, बकरी इत्यादि बांधे जाते हैं, फिर भी गौशाला नाम है। इस प्रकार गौशाला का अर्थ विस्तार हुआ। इसी प्रकार गोष्ठ का भी अर्थ विस्तार हुआ। गोष्ठ से ही गोष्ठी बना, उसमें केवल बैठना ही अर्थ अब रह गया है। गोष्ठी में अब पशु के स्थान पर छात्र, अध्यापक, मनुष्य, विद्वान आदि सभी सम्मिलित हो रहे हैं। इसी प्रकार और भी अगर हम देखें तो देशद्रोही को जयचंद, आपस में भिड़ाने वाले को नारद मुनि, आतताई तानाशाह को हिटलर, सत्यवादी को युधिष्ठिर कहना भी अर्थ विस्तार का एक कारण है। तो बच्चों, आज हमने इस अर्थ निर्णय के साधन में उपरोक्त कई बिंदुओं पर चर्चा किया। उसके साथ ही साथ अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच के बारे में भी आपको बताने का प्रयास किया। आज मैंने अर्थ विस्तार को बताया कि किन किन शब्दों में, किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे अर्थ विस्तार हो जाता है। अब इसके शेषांश को, अर्थ संकोच के बारे में हम अपने अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में इस अर्थ संकोच के शेषांश को लेकर के पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।